हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और ये लगातार सीरीज चल रही है। आप सभी स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट मेरी क्लास से जुड़ जाएं। और ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टॉपिक पर एक वीडियो ला चुका हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट किए हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए हैं विथ कंप्लीट एनालिसिस के साथ में, उनको जरूर देखें। और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने क्लास 1 में 2 वीडियो डाले थे, जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहली जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज अगले 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि क्लास 2 की सेकेंड वीडियो रहेगा। और इसमें मैं संविधान सभा पर अगले 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जो कि संविधान सभा का उद्देश्य था। यानी कि संविधान सभा का जो उद्देश्य था, यानी कि प्रस्तावना, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, तो वो किसने आगे बढ़ाया था। तो ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इंग्लिश में अपन एक बार और पढ़ लेते हैं। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस विच वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर दैट यू हैव चोजन इनटू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना का जो आगे बढ़ाने के लिए जो उद्देश्य था, वो सबसे पहले जो मतलब दिया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान का जो संविधान लिखा गया उसका प्रियम्बल बना, यानी कि उसकी प्रस्तावना को सेलेक्ट किया गया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया था। तो ये उसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसने कि संविधान को तैयार करने के लिए दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए। और बाद में ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का उसने रूप लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसको प्रस्ताव में 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रारूपण समिति की स्थापना इनमें से किसके द्वारा, मतलब किस तिथि को की गई थी? इसमें ऑप्शन इस तरीके से हैं। तो कौन सी तारीख को प्रारूपण समिति यानी कि जो मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, कौन सी तारीख को की गई थी, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है 30 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1946 या फिर 29 सितंबर 1947। तो कौन सा विकल्प इसमें सामने सही होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, जो कि है 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि स्थापना की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके की चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि इसके चेयरपर्सन थे, जिन्होंने कि इस पूरे प्रारूप समिति के लिए मुख्य रूप से कार्य किया। उन्होंने ड्राफ्टिंग का पूरा जमा संभाला था। अब इसको अपन डिटेल में आगे समझते हैं इसमें, जैसे कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी इसमें कौन कौन मेंबर थे। तो 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज एस्टेब्लिश। द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। हिज नेम इज फॉलो, यानी कि इसमें 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे इसके, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगार जो कि इसके एक मेंबर थे, साथ में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, साथ में एन माधव राव, बी एल मित्र की जो स्वस्थ नहीं थे, वो कहीं ना कहीं हेल्थ के कारण वो बीमार थे वो, इस कारण से इन्होंने मित्र जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो उनकी जगह पर एन माधव राव जी ने ली थी। तो इस तरीके से ये रिप्लेस हुए थे। इसी तरीके से टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर डीपी खेतान का निधन हो गया था 1948 में। उसके बाद में इन्होंने अपनी जगह ली थी। तो इस तरीके से कितने मेंबर इसमें आए थे?
ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मेंबर कितने थे इसमें प्रारूप समिति में? अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साथ में जोड़ लें तो टोटल 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे थे, जिसमें कि चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आप कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो आप बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मसौदा तैयार करने में समिति को कितने दिन लगे थे? जो मसौदा था यानी कि ड्राफ्ट था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था जिसमें कि पूरा संविधान लिखा गया था, उस संविधान को का जो प्रारूप था, ठीक है ना, उसको मसौदा तैयार करने में कितने दिन लगे थे? 100 दिन, 141 दिन, 168 दिन या फिर 180 दिन? तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा मेरे दोस्तों, तो वो होगा 141 डेज, यानी कि 141 दिन में ये पूरा का पूरा जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको तैयार करने में लगे थे दिन। कितने लगे थे? 141 डेज, 141 दिन। आइए समझते हैं इसको डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ मसौदा समिति, ठीक है ना, जो कि एक प्रमुख समिति थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 29 अगस्त 1947 को इसको स्थापित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इस समिति इस पूरे मसौदा को तैयार करने में 141 दिन लगे थे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मसौदा तैयार करने के लिए थे, इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना था। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने का समय था वो तो अलग ही था, जो कि 2 साल, जो पूरा समय 11 महीने 18 दिन जो लगे थे वो तो अलग लगे ही थे। यानी कि ये मसौदा तैयार करने का समय था, जो कि ड्राफ्टिंग का समय जो लगा वो पूरा का पूरा 141 दिन लगे, जो कि जब प्रारूप समिति बन गई थी उसके बाद का जो समय है वो काउंट किया जाएगा। उससे पहले जो बाकी की चीज़ें थी, बाकी के जो प्रोपोर्शन थे उनको कंप्लीट किया गया, फिर ड्राफ्टिंग की गई। तो ड्राफ्टिंग के समय का एक्चुअल जो टाइम है वो 141 दिन है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी बीच में बताया था, उसी तरीके से इसमें ये क्वेश्चन आ गया कि पूरे संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 10 महीने 28 दिन, या फिर 4 साल 8 महीने 10 दिन, या फिर 5 साल 7 महीने 15 दिन। तो मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में इसके बारे में आंसर दिया, आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर दे सकते हैं, तो मैं कमेंट्स में आपका इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है? ऐसा कौन सा देश है जो कि लिखित रूप में सबसे छोटे संविधान के रूप में जिसको काउंट किया जाता है? ठीक है ना, ये लिखित रूप में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ए शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका या फिर भारत? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा ये आपको यहाँ पर कमेंट में भी बता सकते हैं आप। चलिए, इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कि लिखित रूप में संविधान है, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। ठीक है, तो इसका डिटेल में अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम संविधान की बात करें तो ये संविधान टोटल 7,762 यानी कि 7,762 वर्ड्स वाला, यानी कि शब्द वाला। आमतौर पर ये विश्व का सबसे पुराना लिखित राष्ट्रीय संविधान माना जाता है। ठीक है ना, और अभी ये इसका उपयोग भी होता है। ठीक है ना, फिलाडेल्फिया का संवैधानिक कन्वेंशन के दौरान तैयार किया गया था। ये 25 मई 1787 को बुलाई गई एक बैठक में। ठीक है ना, वर्ष 17 सितंबर को ये दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके संपन्न हुआ। ठीक है ना, 17 सितंबर को ये मतलब कि एक बैठक बुलाई गई थी। एक बैठक के दौरान ये तय पाया गया। दिन उसके बाद में 17 सितंबर 1787 को, ठीक है ना, 1787 को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिटेन के पास में संहिताबद्ध संविधान नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से लिखित संविधान नहीं है, लेकिन संसद के बाद में अधिनियमी अदालती फैसलों के लिए एक अलिखित सम्मेलन जरूर यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, अमेरिका का लिखित रिटर्न संविधान है, जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान है। और वर्ल्ड के सबसे बड़े संविधान की बात करें तो वो है अपने भारत का। ठीक है ना, अपने देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। संविधान
विश्व में सबसे लंबा है, किसका है, जो मैंने आपको बता दिया। आप इसका आंसर दे सकते हैं, अमेरिका, भारतीय, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड, किसका सबसे बड़ा समय है ये आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर मैं आपको दे देता हूं, भारत का सबसे बड़ा संविधान, लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान अगर किसी का है तो वह है भारत का। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना था, इसलिए मेरे को क्वेश्चन देना, आंसर देना सही समझा मैंने। तो भारत के संविधान जो कि विश्व का सबसे लंबा संविधान है, इसमें शब्द की बात किया तो 1,45,000 वर्ड यानी कि शब्द इसमें लिखे गए हैं, ठीक है ना। इनकी जो रचना है 1947 से 1950 के बीच में इसको पूरा कंप्लीट किया गया था। 1947 से लेके 1950 तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, लागू अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1950 को, ठीक है ना, इसको अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट करना और लागू करना दोनों में अंतर है। तो इसमें मूल रूप से कितने 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां थी जब शुरू में, जब 1950 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, अपनाया गया, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 इसमें शेड्यूल थी, ठीक है ना, 8 शेड्यूल्स ओवर देयर, ठीक है ना, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देन उसके बाद में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए और अमेंडमेंट होने के बाद में इसमें टोटल जो अनुच्छेद हो गए हैं वो लगभग 448 के आसपास इसमें अनुच्छेद हो गए हैं इस तरीके से। और इसमें अगर अनुसूची की बात की जाए, तो अनुसूची टोटल कितनी हो गई है, 12 अनुसूची हो गई हैं। और अगर हम भाग की बात किया है तो भाग बढ़ाकर 25 हो चुके हैं इसमें, यानी कि 22 तो एक्चुअल है, लेकिन इसमें ABC इस तरीके से करके इसके पार्ट बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि संविधान का जो भाग 4 है, 4 का भी एक ए पार्ट बना दिया गया है अगर बात किया है तो भाग 4 का ए है। इसी तरीके से भाग 9 का भी एक ए बनाया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से 3 पार्ट इसमें डिवाइड किए गए हैं। और इसी तरीके से भाग अगर बात की जाए तो 14 का भी ए पार्ट बनाया गया है। तो इस तरीके से 1, 2 और ये 3, यानी कि टोटल 22 पार्ट थे। 22 पार्ट में से ये 3 जोड़ दिए जाए तो टोटल 25 पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस तरीके से 25 यहाँ पर भाग में डिवाइड हो गया है, ये बढ़ गए हैं, इसमें अमेंडमेंट करके कुछ नए भाग इसमें जोड़े गए हैं। और टोटल जो अनुच्छेद है आर्टिकल उनको भी बढ़ाया गया है। तो अनुसूचियाँ भी बढ़ी हैं इसी तरीके से। अनुसूची जो 8 थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद में 2 अनुसूची इसमें और जोड़ी गई, जो कि 4 अनुसूची जोड़ी गई, 8 थी। उसके बाद में 10वीं, 11वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इस तरीके से ये, और 12वीं, 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। इसमें 9वीं अनुसूची है जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 का, जिसमें कि भूमि सुधार अधिनियम के सारे जो क्लॉजेज हैं, एक्ट्स हैं, वो जोड़े गए, जो कि 9वीं सूची में डाले गए। देन उसके बाद में 10वीं अनुसूची आई, जिसमें कि दल बदल कानून आया। दल बदल कानून को उसमें डाला गया, जो कि 1985 में आया था, 1985 में, जो कि राजीव गांधी की सरकार के समय में दल बदल कानून का ये विधेयक पारित हुआ था। देन उसके बाद में पंचायती राज अधिनियम आया था, जो कि 1992 का अधिनियम कहलाता है, जो कि 11वीं अनुसूची में रखा गया। देन उसके बाद में 12वीं अनुसूची में, उसी के बाद में जो ये 73वां संशोधन था पंचायती राज का, फिर 74वां संशोधन विधेयक आया था, जो कि नगर पालिका नगर निगम के विधेयक के रूप में जाना जाता है, जिसको कि 12वीं अनुसूची में डाला गया है। तो इस तरीके से टोटल 12 अनुसूची यहाँ पर हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी ज्यादा इसमें अपन ने समय ले लिया। ये आ गया अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जो नेशनल फ्लैग है अपना, उसको कब एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 12 जून 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, ये आपको आंसर देना है यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 जुलाई 1947, बिल्कुल सही आंसर है, इसको याद कर लीजिएगा। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। चलिए इसका फैक्ट थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज जिसकी की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल याद रखनी चाहिए आपको, 2/3 होती है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लंबाई 3 और इसकी ये चौड़ाई है वो 2, इस तरीके से ये 2/3 के प्रोपोर्शन में यहाँ पर, यानी कि अनुपात में इस पूरे ध्वज की लंबाई होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की बात करें, एक समान अनुपात के शीर्ष गहरे रंग का केसरिया, ठीक है ना, मध्य में सफेद और नीचे में गहरे हरे रंग का होता है। तो इस तरीके से तिरंगे में 3 रंग होते हैं। ठीक है,
और 15 अगस्त 1947 को प्रभुत्व को ही आधिकारिक ध्वज ये बन गया था। जब 15 अगस्त हुआ था उससे पहले ही इसको बना लिया गया था, और बनाया किसने था? पिंगली वेंकैया जी ने, ठीक है ना। इस ध्वज को डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। इसको अभिकल्पना जो की गई थी, इसको बनाया गया था, वो नाम याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिजाइन किया था। और प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर इसको ध्वज फहराते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। चाहे वो अपना स्वतंत्रता दिवस के समय पे ही इसको, हाँ ठीक है, उसी समय फ्लैग झंडा वंदन किया जाता है, जो कि लाल किले पे हर 15 अगस्त को ये फ्लैग झंडा फहराया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान को कब अपनाया था, ये ऑप्शन आपके सामने है। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 14 अगस्त 1947। कब राष्ट्रगान को अपनाया था, ये आपको ऑप्शन में बताना है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही इसको अपनाया गया था। तो इसका जो आंसर सही है वो है 24 जनवरी 1950। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उससे 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट में आंसर करके बताएं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। इसको अपन डिटेल में और भी समझ सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली में रचित 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में संविधान का हिंदी संस्करण अपनाया गया था। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में बंगाली में मूल रूप से रचित था, देन उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रगान को, ठीक है ना, संविधान सभा का जो हिंदी संस्करण है उसको अपनाया था, ठीक है ना। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। उसमें सबसे पहले गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1911 में हुआ था, ठीक है ना। 1911 में जब पंचमदा, ठीक है ना, सॉरी पंचमदा बोल रहा हूँ, जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है ना, जो इंग्लैंड के राजा थे, वो जब भारत आए थे, ठीक है ना, उस समय जनगणमन अधिनायक के रूप में इसको गाया गया था। या फिर उसके बाद कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी इसको गाया गया था। तो 27 दिसंबर को इसको गाया गया था। पूरे गीत में 5 श्लोक, एक श्लोक राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण है, ठीक है। पहले श्लोक में राष्ट्रगान का पूरा संस्करण है। राष्ट्रगान पूर्ण संस्करण के बजाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, यानी कि लगभग अगर बनाया है तो 500, ठीक है, 52 सेकंड का समय लगता है। सॉरी 500, ये मैं गलत दूसरी चीज के बारे में बता रहा हूँ, इसको अपन यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ये वो नहीं है। चलिए, कुछ अवसर पर छंद की पहली और आखिरी पंक्तियां लगभग 20 सेकंड, ठीक है ना, खेलने का समय और युक्त और एक लघु संस्करण भी इसमें खेला जाता है। कुछ इस तरीके से इसमें फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। संविधान निर्माण के समय कितनी बड़ी समिति थी, ठीक है ना। समय जो समिति थी वो टोटल कितनी समितियां उस समय बनाई गई थी, जिस समितियों के साथ में मिलकर ये संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। इसका आंसर आप बताएं। 7 समिति थी, 8 थी, 10 थी या फिर 5 थी? टोटल कितनी समितियां उस समय संविधान निर्माण के लिए अलग अलग, जैसे कि प्रारूप समिति है, ठीक है ना, और अपने मौलिक अधिकारों की या फिर प्रांतियों की समिति अलग अलग, उसके चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसके चेयरपर्सन थे। एक समिति के राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, एक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरीके से अलग अलग समिति का जिम्मा अलग अलग लीडर्स को दिया गया था। तो टोटल कितनी समिति थी, आप मुझे बताएं। देखिए इसका जो आंसर है वो है 8, ठीक है ना। 8 टोटल समिति कितनी थी? 8 समिति उस समय बनी थी, जो कि अलग अलग जिम्मेदारी दी थी। ये फैक्ट समझ सकते हैं। टोटल देखिए, यूनियन पावर्स कमेटी, यानी कि जो यूनियन के पावर थे, यानी कि संघ के जो अधिकार थे, ठीक है ना, उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरीके से संघ संविधान, ठीक है ना, यूनियन के, फिर संघ के संविधान समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जमा दिया गया था। स्टेट कमेटी के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 3 समिति हो गई। इस तरीके से प्रांतीय संविधान समिति, जो कि प्रांत को एकीकरण, यानी कि जितने भी स्टेट से उनका यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? वो दी गई थी सरदार पटेल जी को। तो सरदार पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरीके से मौलिक अधिकार और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो ये हो गई टोटल 5 समिति।
छठवीं समिति है मसौदा यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि प्रारूप समिति जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उसके पूरे 7 मेंबर थे, 7 में से एक मेंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि उसके चेयरपर्सन थे। साथ में प्रक्रिया समिति यानी कि जो कि पूरा का पूरा रूलिंग एंड प्रोसीजर कमेटी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे। देन उसके बाद में संचालन समिति, संविधान को संचालित करने के लिए, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरीके से टोटल कितनी समिति हो गई यहाँ पर? 7 यानी कि 8 समिति टोटल कंप्लीट थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी समिति थी? 8 समिति यहाँ पर कंप्लीट थी। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने लेके आया, जो कि संविधान सभा के ऊपर थे कि संविधान सभा शुरू से लेकर आखिर तक कैसे इसको डिजाइन किया गया और किस तरीके से यहाँ पर संविधान को लिखा गया, कितना समय लगा, कौन कौन सी समिति थी यहाँ पर, ठीक है ना, झंडा कब अपनाया गया, अपना सारे के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो इससे आगे वाले टॉपिक पर मैं लेके आऊँगा, जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। जैसे कि आपको पता है 10 क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में लाता हूं। अगर आप लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ में बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, और शेयर और लाइक करना ना भूलें अगर मेरा वीडियो, मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं। तो अगला वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।